हे एवरीवन, चलो आज ना नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर को एक कहानी की तरह समझेंगे। बिल्कुल सिंपल। रेडी हो? ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सीन समझते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिया की हालत आप सोचो, बहुत खराब थी। एक तरफ तो डिफेंस का खर्चा इतना बढ़ गया कि ब्रिटिशर्स ने टैक्सेस आसमान पे पहुंचा दिए। फिर ऊपर से गांव से लोगों को पकड़ पकड़ कर जबरदस्ती आर्मी में डाल रहे थे। और जैसे इतना काफी नहीं था, फसल भी खराब हो गई। मतलब खाने की ऐसी कमी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जब एक साथ आई ना, लोगों के अंदर ब्रिटिश रूल के खिलाफ गुस्सा बस उबल रहा था। ओके, तो ये है हमारा रोड मैप। इन 6 सिंपल स्टेप्स में हम पूरे चैप्टर की कहानी को एकदम क्लियर समझ लेंगे। सिंपल। तो चलो सबसे पहले सेक्शन में चलते हैं। जब पूरा इंडिया परेशान था, बिल्कुल उसी टाइम एक नए लीडर की एंट्री होती है। देखते हैं कैसे। ये टाइमलाइन समझ लो पूरे चैप्टर का एक बर्ड्स आई व्यू है। देखो, 1915 में क्या हुआ। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आ गए और बस यहीं से आज़ादी की लड़ाई ने एक नया मोड़ ले लिया। फिर देखो, 1919, 1920, 1930, एक के बाद एक इम्पोर्टेंट इवेंट्स। ये डेट्स ना हमारी कहानी के सबसे इम्पोर्टेंट माइलस्टोन्स हैं, सो डेफिनेटली कीप देम इन माइंड। तो इस प्योर गरम माहौल में गांधी जी अपने साथ एक बिल्कुल नया आइडिया लाए, एक नया हथियार लाए। और वो हथियार क्या था? वो था सत्याग्रह का पावरफुल आइडिया। तो ये सत्याग्रह है क्या चीज? बिल्कुल सिंपल शब्दों में इसका मतलब है ट्रूथ फोर्स, यानी सच्चाई की ताकत। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें हम अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन बिना हिंसा के, बिना वायलेंस के। गांधी जी का मानना था कि अगर आपका मकसद सच्चा है तो आपको लड़ने के लिए डंडे या बंदूक की जरूरत नहीं है। आपकी सच्चाई ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। कितनी बड़ी बात है, सोचो। तो अपने इस नए हथियार सत्याग्रह को गांधी जी ने सीधा पूरे देश में नहीं यूज किया। पहले उन्होंने इसे टेस्ट किया। आप कह सकते हो कि ये उनके पायलट प्रोजेक्ट्स थे। सबसे पहले 1917 में चंपारण बिहार में प्लांटेशन वर्कर्स के लिए। फिर उसी साल 1917 में खेदा गुजरात में किसानों के लिए। और फिर 1918 में अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर्स के लिए। और पता है क्या? तीनों सक्सेसफुल रहे। बस जब ये तीनों एक्सपेरिमेंट्स कामयाब हो गए तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि हाँ, ये आइडिया अब बड़े लेवल पर भी काम करेगा। अब गांधी जी की इन सक्सेसेस को देखकर ब्रिटिशर्स डर गए। तो उन्होंने क्या किया? वो ले आए रॉलेट एक्ट। इसे लोग ब्लैक एक्ट या काला कानून कहते थे। क्यों? क्योंकि इसने ब्रिटिश पुलिस को ऐसी पावर दे दी कि वो किसी भी इंडियन को सिर्फ शक के बेसिस पर, बिना किसी कोर्ट केस के 2 साल तक जेल में बंद कर सकते थे। सोचो कितना गलत था ये। और इसी कानून के खिलाफ एक शांत पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था अमृतसर में, जहां जलियांवाला बाग का वो भयानक कांड हुआ। एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश की रूह को हिलाकर रख दिया। जालियनवाला बाग के बाद एटमॉस्फेयर बिल्कुल बदल गया। गांधी जी को रियलाइज हुआ कि अब ये छोटे मोटे प्रोटेस्ट से काम नहीं चलने वाला। अब टाइम आ गया था एक बड़े, पूरे देश में फैले एक मास मूवमेंट का। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को शुरू करने के पीछे 3 बड़े रीजंस थे। पहला, जलियांवाला बाग में जो अन्याय हुआ उसके खिलाफ आवाज उठाना। दूसरा, खिलाफत इशू को सपोर्ट करना। हुआ ये था कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ब्रिटिश ने टर्की के स्पिरिचुअल लीडर खलीफा की पावर्स कम कर दी थी, जिससे इंडिया के मुस्लिम्स बहुत नाराज थे। तो गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुनहरा मौका समझा। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट मकसद था स्वराज हासिल करना, मतलब सेल्फ रूल। और लोगों ने इस मूवमेंट में, आप सोचो, दिल खोलकर पार्टिसिपेट किया। शहरों में स्टूडेंट्स ने स्कूल जाना छोड़ दिया, लॉयर्स ने कोर्ट्स का बॉयकॉट कर दिया। गांव में जैसे अवध में बाबा रामचंद्र ने किसानों को हाई रेंट के खिलाफ एक साथ लाया। फिर गुडेम हिल्स के ट्राइबल एरियाज में अल्लूरी सीताराम राजू ने एक गरिल्ला मूवमेंट शुरू कर दिया। यहाँ तक कि असम के प्लांटेशन वर्कर्स ने भी हिस्सा लिया। उनके लिए स्वराज का मतलब था इन बगानों से आज़ादी और अपने घर वापस जाने का हक। लेकिन फरवरी 1922 में चौरी चौरा नाम की जगह पर हिंसा हो गई। एक गुस्से में आई भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। अब गांधी जी तो नॉन वायलेंस यानी अहिंसा के प्रिंसिपल पर चलते थे। जैसे ही उन्हें इस वायलेंस का पता चला, उन्होंने फौरन पूरा मूवमेंट वापस ले लिया। उनके लिए डिसिप्लिन जरूरी था, वायलेंस बिल्कुल भी अनएक्सेप्टेबल था। तो हाँ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो रुक गया, पर आज़ादी की लड़ाई नहीं रुकी। बिल्कुल नहीं। अब एक नए और शायद उससे भी बड़े मूवमेंट की तैयारी शुरू हो चुकी थी।
तो 1928 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साइमन कमीशन को इंडिया भेजा। अब इसकी प्रॉब्लम पता है क्या थी? इसका काम था इंडिया के फ्यूचर पर डिसीजन लेना, और इस कमीशन में एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। सोचो, हमारे ही देश के बारे में फैसला होगा और हमसे ही कोई नहीं पूछेगा। सबके सब ब्रिटिश थे। इसलिए जहां भी ये कमीशन गया, लोगों ने उनका स्वागत गो बैक साइमन के नारों से किया। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल उठता है। अगले इतने बड़े मूवमेंट के लिए गांधी जी ने सिंबल क्या चुना? नमक। हाँ, सॉल्ट। आप सोच रहे होंगे, इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी लड़ाई और सिंबल एक मामूली सी चीज, नमक? आखिर क्यों? क्योंकि ये गांधी जी का मास्टर स्ट्रोक था। सोचो, नमक एक ऐसी चीज है जो हर घर में यूज होती है, चाहे वो अमीर का हो या गरीब का। और ब्रिटिशर्स ने क्या किया? उसी नमक पर भारी टैक्स लगा दिया और उसकी मैन्युफैक्चरिंग पर अपनी मोनोपोली बना ली। मतलब वो हर एक इंडियन को परेशान कर रहे थे। इसलिए नमक ब्रिटिश अत्याचार का एक परफेक्ट सिंबल बन गया, एक ऐसा सिंबल जो हर हिंदुस्तानी को एक साथ जोड़ सकता था। और फिर शुरू हुई वो हिस्टोरिक डांडी मार्च। जरा इमेजिन करो, गांधी जी और उनके 78 भरोसेमंद साथी साबरमती आश्रम से डांडी तक 240 माइल्स पैदल चले। इस यात्रा में पूरे 24 दिन लगे, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, हजारों लोग उनके साथ जुड़ते गए। इस मार्च ने पूरी दुनिया का ध्यान इंडिया की तरफ खींच लिया था। और आखिर में 6 अप्रैल 1930 को वो डांडी पहुंचे। वहां समुद्र के किनारे गांधी जी ने सिर्फ एक मुट्ठी नमक उठाया, और उस एक मुट्ठी नमक से उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी। उन्होंने कहा, विद दिस आई एम शेकिंग द फाउंडेशंस ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ये लाइन उनके इरादे को, उस पल की ताकत को एकदम साफ दिखाती है। तो डांडी मार्च से शुरुआत हुई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। लेकिन रुको, ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से अलग कैसे था? चलो, इसका मेन डिफरेंस समझते हैं। देखो, ये डिफरेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझो। नॉन कोऑपरेशन में लोगों को बस ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट करने से मना किया गया था, सिंपल। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस एक कदम आगे था। अब सिर्फ कोऑपरेट नहीं करना था, अब उनके बनाए गलत कानूनों को ओपनली तोड़ना भी था, जैसे खुद नमक बनाना। और ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। स्वराज शब्द का मतलब हर ग्रुप के लिए अलग अलग था। जैसे अमीर किसानों के लिए स्वराज का मतलब था हाई रेवेन्यू का कम हो जाना। गरीब किसानों के लिए स्वराज था उनका रेंट माफ हो जाना। और बिजनेस क्लास के लिए स्वराज का मतलब था ट्रेड पर लगी पाबंदियों का हटना। मतलब आज़ादी तो सबको चाहिए थी, लेकिन हर किसी के लिए उस आज़ादी का मतलब अपनी अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन था। लेकिन इतने बड़े देश को, इतने अलग अलग ग्रुप्स को एक साथ लाना आसान काम नहीं था। इस मूवमेंट की भी अपनी कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ चैलेंजेस थे। खासकर दो बड़े ग्रुप्स इस मूवमेंट से पूरी तरह से जोड़ नहीं पाए। पहले, दलित्स। उनके लीडर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर उनके पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स मांग रहे थे। मतलब ऐसी सीट्स जहां सिर्फ दलित्स ही वोट करें और दलित कैंडिडेट को चुनें। पर गांधी जी को लगा कि इससे सोसाइटी और ज्यादा टूट जाएगी। आखिर में 1932 में उनके बीच पूना पैक्ट हुआ, जिसमें दलित्स को रिजर्व्ड सीट्स मिली। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग को भी ये चिंता थी कि आज़ाद इंडिया में जो हिंदू मेजॉरिटी होगा, उनकी आइडेंटिटी और उनके राइट्स का क्या होगा। पर इन सभी चैलेंजेस के बावजूद लोगों के अंदर एक देशभक्ति की फीलिंग आ रही थी, एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। ये कैसे हुआ? ये हुआ भारत माता की इमेज से, वंदे मातरम जैसे गीतों से, हमारे तिरंगे झंडे से, और इंडिया की शानदार हिस्ट्री को दोबारा याद करके। ये सारे सिंबल्स लोगों को एहसास दिला रहे थे कि हम सब एक हैं, हम एक नेशन हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि नेशनलिज्म सिर्फ एक पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, ये एक फीलिंग है, एक एहसास है जो सिंबल्स से, गीतों से और एक कॉमन हिस्ट्री से बनता है। और यही आपके लिए एक फाइनल थॉट है। सोचो, आज भी एक झंडा, एक गाना या एक कहानी कैसे हमें एक नेशन की तरह जोड़ती है। इस पर जरूर सोचना। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ऑल द बेस्ट।